फाइनेंशियल फ्रीडम, अ प्रूवन पाथ टू ऑल द मनी यू विल एवर नीड, जिसे लिखा है ग्रांट सैबेटियर ने। ये बहुत ही पॉपुलर पर्सनल फाइनेंस बुक है उन लोगों के लिए जो जिंदगी में बहुत ही जेन्युइन तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं। और स्पेशली मेरा ये मानना है कि 18 साल से लेकर 40 साल के लोगों के लिए ये बेस्ट पर्सनल फाइनेंस बुक है, स्पेशली इंडियंस के लिए। तो आप अगर अभी यंग हो तो आपके लिए बोनस यही है कि आप अपने बहुत सारे साल बचा सकते हो इस वीडियो को सिर्फ देखकर। ऑथर हमें 7 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करने के लिए सजेस्ट करते हैं जिसे कोई भी व्यक्ति फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकता है। उनका ये मानना है कि पैसे तो अनलिमिटेड है लेकिन टाइम सभी के पास लिमिटेड है। यानी आप चाहे करोड़ों रुपए बना लो लेकिन आप उन करोड़ रुपए से 1 मिनट भी नहीं बना सकते हो अपनी जिंदगी के। उन 7 स्टेप में आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको एग्जैक्ट कितने पैसे चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। और बहुत ही बेहतरीन फ्रेमवर्क भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिससे कि आप अपने जॉब से ज्यादा पैसे कमा सकते हो और साथ ही साथ कुछ साइड बिजनेस भी शुरू कर सकते हो और बिना किसी डिफिकल्ट तरीकों से अपने खर्चे भी कम कर सकते हो। यानी ये वीडियो आपको अमीर बना सकता है अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो। और मैं चाहता हूं कि इंडिया का हर व्यक्ति फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सके, कोई हमें आंखें नीचे करके ना देख सके। इंडिया की बात आएगी तो सब यही बोलेंगे कि भाई इंडिया सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट और सबसे ज्यादा अमीर है, और इसी को हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। अगस्त 2010 में ऑथर एक अनएम्प्लॉयड थे और वो अपनी फैमिली के साथ रहते थे। देखो यार, अनएम्प्लॉयड होना बहुत कॉमन है लेकिन फैमिली के साथ रहना 24 साल में अमेरिका में एक बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि अमेरिका में क्या सिस्टम है कि जैसे ही बच्चे 18 साल के हो जाते हैं वो अपने घर छोड़ देते हैं और उनकी लाइफ वो खुद की मर्जी से ही जीते हैं। लेकिन ऑथर 24 साल के थे इस वक्त, तो इनके लिए बहुत ही बड़ी शेम की बात थी कि मैं अभी भी घर वालों के साथ रह रहा हूँ। उन्होंने 3 साल हार्डवर्क किया और ना जाने कितने आइडियाज ट्राई किए, फिर भी इन दी एंड उनके बैंक में सिर्फ $2 बचे हुए थे, यानी 150 रुपए। अगर हम ऑन एन एवरेज देखते हैं तो आज के बच्चे कम सेव कर पाते हैं अगर हम कंपेयर करें अपने पेरेंट्स के जनरेशन से। अभी इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा हाई है और साथ ही साथ कॉस्ट ऑफ एजुकेशन तो आसमान छू रहा है, जिस कारण बहुत बच्चों के ऊपर स्टूडेंट्स लोन भी है। ऑथर ने ये सोचा कि अगर मैं 9 to 5 जॉब में फंसा रहा तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि रिटायरमेंट के वक्त मेरे पास फ्रीडम रहे और इतने पैसे भी हो कि मैं रिटायरमेंट अफोर्ड कर सकूं। तो ऑथर ने सोचा कि मुझे कुछ अलग करना होगा जिसमें मैं वो करूं जो लोग अक्सर रिटायरमेंट के बाद सोचते हैं। उनका प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल था, उनको पर्सनल फाइनेंस के बारे में सीखना था, एक एंटरप्रेन्योर बनना था और साथ ही साथ इन्वेस्टिंग में बहुत ही बेहतर होना था। यानी इनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ 3 स्ट्रैटेजीज थे अमीर बनने के लिए। ग्रांट सैबेटियर ने ये कैलकुलेट किया कि मुझे ठीक $1.25 मिलियन चाहिए और इतना अगर मैं कमा लूं तो मैं रिटायरमेंट ले पाऊंगा और फ्रीडम के साथ जिंदगी जी पाऊंगा। मुझे कोई स्ट्रेस नहीं रहेगी कि मुझे आज काम पे जाना ही होगा। सबसे पहले उन्होंने जितना हो सके उतना फाइनेंस के बारे में सीखा और एक इफेक्टिव प्लान बनाया जहां पर वो एक फुल टाइम जॉब करेंगे और 2 साइड बिजनेस खोलेंगे और साथ ही साथ वो स्टॉक मार्केट में भी पैसे इन्वेस्ट करेंगे। रिजल्ट ये हुआ कि जहां पर उनके बैंक बैलेंस में सिर्फ $2 थे, अब वो $1.25 मिलियन बन चुके थे और उन्होंने ये करके दिखाया सिर्फ 5 साल में। अगर ऑथर का करंट लाइफ के बारे में हम बात करें तो ग्रांट सैबेटियर एक एंटरप्रेन्योर है, पॉडकास्टर है, ब्लॉगर है और साथ ही साथ एक ऑथर भी है जिन्होंने ये कमाल की बुक लिखी है जो कि इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक है। वो फाइनेंशियल फ्रीडम को 7 तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। पहला है क्लैरिटी। इस फेज में आप ये समझते हो कि आप किस सिचुएशन में हो और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव करनी है। दूसरा है सेल्फ सफिशिएंसी। इस फेज में आप इतने पैसे कमा रहे हो जिससे कि आपका घर चल रहा है और आप सारे बिल्स ठीक ठाक पे कर पा रहे हो। तीसरा है ब्रीदिंग रूम। ये वो फेज है जहां पर आप सिर्फ और सिर्फ अपने सैलरी पे डिपेंड करते हो, आपके पास कोई सेविंग्स नहीं बचती है, आपके खर्चे उतने ही ज्यादा है जितनी आपकी इनकम है। यानी अगर थोड़ा सा भी सैलरी लेट से आए तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। चौथा है स्टेबिलिटी। ये थोड़ा रिलैक्सिंग फेज है जहां पर आपके 6 महीने के खर्चे आपने सेव कर लिया है और आपके ऊपर कोई लोन वगैरह भी नहीं है। 5वां है फ्लेक्सिबिलिटी। ये स्टेबिलिटी से भी बेटर फेज है जहां पर आपके 2 साल के खर्चे आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है कहीं पे। छठा है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फेज। ये मेरा इंडिविजुअल फेवरेट है और मैं ये गारंटी देता हूँ कि आने वाले कुछ सालों में मैं 10,000 लोगों की जिंदगी बदलने वाला हूँ। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट फेज यही है जहां पर आप एक ऐसे फेज में हो जिससे कि आपकी जो इनकम्स है वो ऑटोमेटिकली ही आपके इन्वेस्टमेंट से जनरेट हो रही है और साथ ही साथ आप रिटायरमेंट भी ले सकते हो, अपने पैशन और गोल्स को भी अचीव कर सकते हो। और 7वां फेज है
एबंडेंस ऑफ वेल्थ, जहां पर आपके पास इतने पैसे हैं आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। आपके बच्चे, उनके बच्चे, वो आराम से आपके पैसे से ही वो सरवाइव कर सकते हैं। तो जो मैं पहला लेसन इस बुक से मैंने जो सीखा वो है कि अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है तो आपको ये कैलकुलेट करना होगा कि आप कितने पैसे खर्च करते हो सालाना। यहाँ ऑथर ये कहते हैं कि हमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फायदा उठाना है। इवन आइंस्टाइन भी ये कहते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अगर सिंपल शब्दों में समझाऊं तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि आप अपने पैसे से जो इंटरेस्ट कमाते हो उसे री इन्वेस्ट करना, जिससे कि आपका जो पैसा है वो हर साल कंपाउंड होता रहे। अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं तो अगर आपने एफडी कराया बैंक में 3 साल के लिए, मान लेते हैं कि आपने 1 लाख रुपए का एफडी कराया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिला 7%, तो पहले साल आपका पैसे कुल 1,07,000 हो जाएंगे। अब आपको 1,07,000 पे आपको 7% मिलेगा, बल्कि 1 लाख पर नहीं। इसी को कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, जहां पर आपका इंटरेस्ट कैपिटल से ऐड हो जाता है और आपको प्रॉफिट दिलाता है। ऑथर ये रेकमेंड करते हैं कि सबसे पहले आप अपना एनुअल एक्सपेंसेस कैलकुलेट करिए, और एनुअल एक्सपेंसेस कैलकुलेट करना बहुत ही सिंपल है। आपको पहले ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपके ऊपर लोन कितना है, आप एनुअली टैक्स कितना पे करते हो, आप अगर रेंट पे रहते हो तो आपका सालाना क्या रेंट है, आपके इंश्योरेंस कितने हैं, ऑन एन एवरेज आप साल में कितनी बार घूमने जाते हो, और आपके खाने पीने का, बच्चों की पढ़ाई और भी जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है वो सालाना कितनी है अप्रॉक्स, और इसका जो भी वैल्यू आएगा उसको आपको ऐड करना है आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के साथ, यानी बड़ा घर, बच्चों के विदेश में पढ़ाई, महंगा टर्म इंश्योरेंस और आपके ट्रैवलिंग के खर्चे। तो उन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद ऑथर रेकमेंड करते हैं कि आपको इसको 4% से डिवाइड करना है। जो वैल्यू आता है वो है आपका प्रिंसिपल, यानी इतने पैसे आपको चाहिए जिससे कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट पे आराम से जिंदगी बिता सकते हो और जो भी आपके फ्यूचर्स प्लान्स हैं उसे भी आप अचीव कर सकते हो। 4% ऑथर इसलिए रिकमेंड करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि ऑन एन एवरेज 7% का रेट तो मिलता ही है कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो अगर आप उन सिर्फ 4% का यूज करते हो तो आपका प्रिंसिपल में कभी भी पैसे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बचे 3% ऑटोमेटिकली ग्रो होते जाएंगे। अगर आपको ये बहुत टफ लग रहा है तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये टफ नहीं है, बस आपको पेशेंस के साथ इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। दूसरा स्ट्रैटेजी जो मैंने सीखा इस बुक में वो है कैलकुलेटिंग नेट वर्थ बिफोर स्टार्टिंग द फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी। हम हमेशा जब कहीं पहुंचना चाहते हैं तो अक्सर प्लानिंग पहले से ही कर लेते हैं। हम अपने स्टार्टिंग पॉइंट से डेस्टिनेशन तक एक रोड मैप बना लेते हैं जिससे कि हम सही डायरेक्शन में चलते रहें। अगर हम बिना डायरेक्शन के जर्नी स्टार्ट करेंगे तो हमें बहुत परेशानियां फेस करनी पड़ेगी और हो सकता है कि जहां पहुंचना हो वहां आप कभी भी ना पहुंच पाओ। इसीलिए फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने के लिए आपको एक प्रॉपर प्लानिंग और डायरेक्शन की जरूरत है, जिसे ऑथर कहते हैं कि आप अगर नेट वर्थ कैलकुलेट कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आप एक रोड मैप बना रहे हो। नेट वर्थ कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही इजी प्रोसेस है। आपको अपने एसेट से लायबिलिटी को सब्सट्रैक्ट करना है, जो वैल्यू आएगा वही है आपका नेट वर्थ। जो लोग कॉमर्स फील्ड से नहीं है उनके लिए मैं सिंपल में समझाता हूँ एसेट क्या होता है और लायबिलिटीज क्या होता है। एसेट यानी आपका बैंक बैलेंस, आपकी प्रॉपर्टीज, जितने भी वैल्यू वाली चीजें हैं आपकी लाइफ में वो सभी आपकी एसेट है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक 55 इंच का टीवी स्क्रीन है 2 साल पुराना और अगर आप इसे आज बेचने जाओगे तो आपको 30,000 रुपए मिल जाएंगे, तो ये भी आपका एसेट है। अगर आपने कुछ गोल्ड रिंग लिया है या फिर कहीं पे पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो वो भी आपका एसेट ही है। एसेट का लिस्ट बनाने के बाद आपको लाइबिलिटीज का लिस्ट बनाना है। लाइबिलिटीज यानी वो चीजें जिसमें आपके पैसे जा रहे हैं, जैसे कि आपका क्रेडिट कार्ड लोन, बिजनेस लोन या होम लोन, जो भी आपके खर्चे हैं जैसे कि रेंट, खाना पीना। तो जब आप एसेट से लायबिलिटी को सब्सट्रैक्ट करते हो तो आपका नेट वर्थ का पता चल जाता है। जब हम बात करते हैं मुकेश अंबानी सर की, वो है $75.8 बिलियन, तो वो वैल्यू उनका एसेट और लायबिलिटी को सब्सट्रैक्ट करने के बाद ही आया है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि उनके पास कितने पैसे हैं। हमें ऑफ कोर्स अंबानी या फिर जेफ बेजोस से अपने आप को कंपेयर नहीं करना है, पर नेट वर्थ कैलकुलेट करने से आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। आपका नेट वर्थ 2 तरीके का हो सकता है, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। यानी जब आपके एसेट ज्यादा हो तब वो पॉजिटिव है और जब आपकी लायबिलिटीज ज्यादा हो तो वो नेगेटिव में आता है। और ऑथर हमें ये भी रेकमेंड करते हैं कि हमें हर रोज अपने नेट वर्थ को 5 मिनट के लिए देखना है, जैसे कि बैंक में कितने पैसे हैं, किन किन लोगों को मुझे पैसे देने हैं, कहाँ कहाँ से मेरे पेमेंट आ रहे हैं और कहाँ कहाँ मुझे पेमेंट देना पड़ रहा है। ये हो सकता है कि आपके लिए ये थोड़ा स्ट्रेसिंग हो, लेकिन ऑथर का मानना है कि अगर आप इसे रोज करते हो तो आप अपने आप को ट्रेन कर रहे हो फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर।
तीसरा स्ट्रैटेजी जो मैंने इस बुक से सीखा वो है फाइंड आउट हाउ मच वर्क टाइम यू आर एक्सचेंजिंग फॉर ईच आइटम्स। यहाँ ऑथर एक कमाल की माइंडसेट शेयर करते हैं जिसे कि हम सभी अपने अननेसेसरी खर्चे को कम कर सकते हैं। वो ये कहते हैं कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो आप ये भी कैलकुलेट करना चाहिए कि जिस कीमत में आप उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हो वो सेम अमाउंट आपको अर्न करने में कितने घंटे या फिर कितने दिन लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक 50,000 रुपए का फोन खरीदते हो और आपकी सैलरी है 25,000 रुपए पर मंथ, तो उस फोन की असली कीमत है 2 महीने की हार्डवर्क, ना कि 50,000 रुपए। ये शायद बहुत लोगों के लिए अनफेयर है क्योंकि उन्हें लाइफ को एंजॉय करना है, लेकिन ऑथर का मानना है कि अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है तो ये कैलकुलेट करना ही पड़ेगा आपका पर आवर इनकम कितना है। इसे कैलकुलेट करना उतना इजी नहीं है क्योंकि जनरली हम इनकम को टाइम से डिवाइड करके कैलकुलेट करते हैं कि अपना पर आवर इनकम कितना है, लेकिन उस टाइम को कौन कैलकुलेट करेगा जब आप ट्रैवल करते हो, जब आप अपने घर या ऑफिस में जाते या आते वक्त ट्रैफिक में फंसे रहते हो। उस वक्त को कौन कैलकुलेट करेगा जब आप अपनी घर की सफाई करते हो, ग्रोसरीज खरीदने जाते हो, अपने बच्चों को स्कूल पे छोड़ते हो। इन सारे चीजों को अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारी पर आवर इनकम बहुत ही कम होती है और इसी का हमको फायदा उठाना है। इसीलिए ऑथर सभी को रेकमेंड करते हैं कि आप जब भी कोई भी एक्सपेंसिव चीज खरीदो तो कोशिश करिए कि आप ये भी कैलकुलेट करो कि आप कितने महीने की हार्डवर्क करोगे, तब जाके आपने जो इन्वेस्ट किया है वो आप कमा पाओगे। इससे हम बहुत ही कॉन्शियस स्पेंडिंग करेंगे बिना किसी रिग्रेट के। चौथा स्ट्रैटेजी जो मैंने इस बुक से सीखा वो है सेविंग मोर मनी बाय रिड्यूसिंग हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट एंड फूड कॉस्ट। इन जनरल हम सभी के सबसे बड़े 3 एक्सपेंसेस हैं घर, गाड़ी और खाना। ऑथर यहाँ हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर हम इन 3 चीजों पर खर्चे कम कर देते हैं तो हमारे पास ज्यादा पैसे रहेंगे इन्वेस्ट करने के लिए और साथ ही साथ जल्दी रिटायरमेंट के लिए भी। सबसे पहले बात करते हैं घर के बारे में। ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति 1/3 पैसे घर खरीदने में ही लगा देता है। अगर एक फैमिली 1 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट खरीदते हैं तो ऊपर से फर्नीचर, डेकोर और भी जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है वो लगाकर ऑलमोस्ट 1,50,00,000 रुपए लग जाते हैं। और साथ ही साथ आपको सोसाइटी की मेंटेनेंस फीस भी देनी होती है पूरे साल का। और उस 1,50,00,000 रुपए आइदर आप फुल पेमेंट करते हो या फिर आप बैंक से लोन लेते हो, जिसे चुकाते चुकाते आपकी पूरी जिंदगी चल जाती है। इसीलिए ऑथर हमें एक और स्ट्रेटेजी शेयर करते हैं कि अगर आप घर ना खरीदो बल्कि आप एक फुल्ली फर्निश्ड अपार्टमेंट रेंट पे ले सकते हो, जहां पर आपको रेंट 25,000 से लेके 40,000 रुपए तक हो सकता है। अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो तो आपका वो जो 1,50,00,000 रुपए जो आप इन्वेस्ट करने वाले थे एक साथ ही वो आप पैसे बचा सकते हो सिर्फ रेंट देकर। ऑथर का ये भी मानना है कि अपने लाइफस्टाइल को बिना कॉम्प्रोमाइज करे आपको जितना कम हो सके उतने कम रेंट वाले घर में रहना चाहिए, जिससे कि आपके पास पैसे सेव हो। अगर आपको बहुत ही अच्छे घर और वेल मेंटेन सोसाइटी में रहने की आदत है तो आप जाकर चौल में रहना शुरू कर दो, क्योंकि इससे आपको बहुत तकलीफ होगी। लेकिन अगर आप एक फुल्ली फर्निश्ड अपार्टमेंट ले लेते हो तो आपको बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के आप आराम से रह सकते हो। दूसरा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है गाड़ी का। बहुत लोगों का मानना होता है कि खुद की कार होनी ही चाहिए या फिर एक स्पेसिफिक ब्रांड की कार हो तो भाई लाइफ में असली मजे तो उसी से आती हैं। ऑथर शो ऑफ माइंडसेट को इग्नोर करने के लिए बोलते हैं। वो कहते हैं कि आप हो सके तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो या फिर ऑनलाइन कैब बुकिंग का यूज करो, क्योंकि इससे आपके बहुत ज्यादा पैसे बचते हैं। क्योंकि जब आप एक कार खरीदते हो तो आप ये भी कैलकुलेट करो कि पूरे साल का पेट्रोल डीजल कितना लग सकता है और साथ ही साथ उसकी सर्विस फीस है और ऊपर से इंश्योरेंस और टैक्स और कभी गलती से अगर एक्सीडेंट हो गया तो उसके ऊपर और खर्चे। ये सब अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपके बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो कार ले लेता है आपसे। और इंडिया में एक और प्रॉब्लम ये है, वो है कार की पार्किंग का। यानी अगर आप कार ले भी लेते हो तो आप उसे पार्क कहाँ करोगे, क्योंकि अभी तक इंडिया में ऐसे बहुत सारे गलियां हैं जहाँ पर कार जा ही नहीं सकती। बहुत लोगों का घर एक तरफ होता है और गाड़ी की पार्किंग एक तरफ होती है, तो इससे कोई मतलब नहीं बनता है। और कभी कभी जब लोग कार खरीदते हैं तो उनको कार पार्किंग भी खरीदनी पड़ती है, जो कि बहुत महंगा पड़ता है। मे बी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम सभी के लिए उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा क्योंकि इंडिया का पब्लिक ट्रांसपोर्ट उतना ज्यादा अच्छा नहीं है कंपेयर करें अगर हम डेवलप्ड कंट्री से, और ना ही हमारे यहाँ कैब्स टाइम पे आते हैं। तो अगर आप कार या बाइक ले भी रहे हो तो मेक श्योर करिए कि जितना कम बजट की कार हो उतना ज्यादा बेटर है। मैं आप सभी को रेकमेंड यही करूंगा कि अभी
कुछ साल वेट कर लीजिए, क्योंकि आने वाले सालों में इलेक्ट्रिक कार्स और इलेक्ट्रिक स्कूटर या फिर इलेक्ट्रिक बाइक का ही जमाना आने वाला है, जिससे कि आपका पेट्रोल के पैसे बचेंगे और साथ ही साथ वो एनवायरमेंट के लिए भी बेटर रहेगा। तीसरा है फूड। ऑथर रेकमेंड करते हैं कि हमेशा प्रमोशनल डेज में शॉपिंग करनी चाहिए, या फिर बहुत सारे कंपनीज आपको उनका एनुअल मेंबरशिप लेने के लिए कहते हैं, जिससे कि आपको हर एक प्रोडक्ट पे डिस्काउंटेड प्राइस मिल जाता है, जैसे कि बिग बास्केट या फिर ग्रोफर्स। वैसे इंडिया के लोकल मार्केट से भी आप अपनी जरूरत की चीजें ले सकते हैं, जहां पर आपको काफी सस्ते में प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, और इससे वेंडर्स का भी फायदा होगा और आपका भी फायदा होगा। लॉन्ग टर्म में अगर आप ये 3 चीजों पर सेविंग करोगे तो आपके पास बहुत पैसे बचेंगे, और जिसे आप आराम से कंपाउंड इंटरेस्ट पे एंजॉय कर सकते हो। स्ट्रैटेजी नंबर 5 है जो मैंने इस बुक से सीखी, वो है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ योर सैलरी। देखिए, जनरली ज्यादातर इंडियन लोग शाय होते हैं जब बात आती है उनकी सैलरी को बढ़ाने के लिए। लोग डर के मारे जाते ही नहीं है अपने बॉस के पास कि बॉस मेरी सैलरी आप बढ़ा दो, क्योंकि उनको डर लगा रहता है कि यार अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या पता मेरी जॉब ही लूज हो जाए। इसीलिए ऑथर रेकमेंड करते हैं कुछ 4-5 रूल्स आपको फॉलो करनी चाहिए, जिससे कि आपकी सैलरी बहुत अच्छी हो सकती है। सबसे पहला रूल है कि आपको अपनी स्किल को आइडेंटिफाई करना है, और आपको ये समझना है कि आपका वैल्यू क्या है उस कंपनी में। अगर आपकी स्किल्स अच्छी नहीं है और ना ही आप कुछ ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करते हो, तो आपको फोकस करना है कि आपको स्किल्स बढ़ानी है और अपनी कंट्रीब्यूशन जो है कंपनी को वो भी बढ़ानी है। दूसरा रूल है कि आपको मार्केट रिसर्च करना है अपने जॉब पोजीशन को लेकर। अगर आप एक मार्केटिंग मैनेजर हो या फिर अगर आप अकाउंटेंट हो, तो आप आइडेंटिफाई करो कि सिमिलर जॉब्स में ऑन एन एवरेज मार्केट में क्या सैलरी मिलती है। इससे आपको बहुत बढ़िया कंपैरिजन मिल जाएगा कि आपको क्या अंडर पे मिल रहा है या फिर आपको ज्यादा मिल रहा है या फिर आपको ठीक ठाक मिल रहा है। तीसरा रूल है कि आपको डिफरेंट कंपनीज में कनेक्शन बनाना शुरू करना चाहिए। आप चाहो तो लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां पर भी हो सके कंपनीज को अपना रेज्यूमे या फिर सीवी भेजिए और लोगों से कनेक्ट करना शुरू कर दिए, जिससे कि आपके पास ऑप्शंस रहे हमेशा कि आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल सकता है। अगर आपने ये 3 रूल फॉलो कर लिया, तब ऑथर रेकमेंड करते हैं कि आपको अपने बॉस के पास जाना चाहिए और आपको परसेंटेज हिसाब से बॉस को बोलना है कि मेरी आप 10% या 5% या 7% सैलरी बढ़ा दो, ना कि एक एग्जैक्ट अमाउंट से, क्योंकि ये साइकोलॉजिकली एक बहुत ही बुरा इंप्रेशन पड़ता है। अगर आप बॉस के पास जाते हो और कहते हो कि मेरी आप सैलरी 10,000 बढ़ा दो, तो हो सकता है कि उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो सके। लेकिन अगर आप बोलते हो कि मैं आपके लिए ये काम कर रहा हूँ और मैं एक्स्ट्रा और काम कर सकता हूँ, तो अगर आप मेरी 5% सैलरी बढ़ा देते हो तो, या फिर 10% सैलरी बढ़ा देते हो, तो इससे आपके सैलरी हाइक होने का चांसेस बहुत ज्यादा बेहतर हो जाता है। और 5वां रूल ये है कि आपको कोशिश ये करनी है अपने कंपनी में वर्क फ्रॉम होम का भी लीव लेना चाहिए। यानी अगर आपका काम ऐसा है कि आप घर पे रह के भी कर सकते हो, तो कंपनी को आप ये कह सकते हो कि आप मुझे अलाउ करो कि मैं घर से काम करूं, जिससे कि आपका टाइम और पैसे बचे। स्ट्रैटेजी नंबर 6 है जो कि मैंने इस बुक से सीखी है, जो आप सभी को हेल्प करेगा फाइनेंशियली फ्री होने में, वो है स्टार्ट अ साइड बिजनेस विथ योर करंट जॉब। ऑथर के एक फ्रेंड है जिसका नाम है मैट, जो कि एक फुल टाइम ग्राफिक्स डिजाइनर है और उनकी एनुअल सैलरी जो है वो $55,000 है। लेकिन इतनी सैलरी होने के बावजूद भी वो काफी फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करते आ रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि मैं एक साइड बिजनेस करूंगा, लेकिन मैं अपना जॉब भी नहीं क्विट करूंगा। तो उन्होंने अपना एक बिजनेस शुरू किया, डॉग वॉकिंग बिजनेस का। यानी अगर आप यूरोप या फिर अगर आप यूएस में जाते हो, तो लोग डॉग को वॉक पे ले जाने के लिए आपको पैसे देते हैं। तो उन्होंने उसी तरह एक बिजनेस स्टार्ट किया, जहां पे उन्होंने बहुत लोगों को हायर किया जो कि लोगों का डॉग वॉक पे लेके जाते हैं। इससे ये हुआ कि उनकी जो सैलरी है वो तो वो मिल ही रही है, और साथ ही साथ वो साइड बिजनेस से भी उन्होंने काफी ज्यादा पैसे कमाए और वो उस पैसे को इन्वेस्ट करके और अभी वो आराम से वो लाइफ जी पा रहे हैं। उसी तरह अगर आप एक जॉब कर रहे हो तो अपना जॉब क्विट ना करें। आप कोशिश करिए कि आपका जो भी इंटरेस्ट है उसी रिलेटेड एक साइड बिजनेस शुरू कर दीजिए, और आप फोकस ये करिए कि ज्यादा पैसे इन्वेस्ट ना करें। आपका गोल ये होना चाहिए कि मुझे बस प्रॉफिटेबल होना है, चाहे वो 5,000 रुपए हो, चाहे वो 10,000 रुपए हो। कोशिश करिए कि जितना मिनिमम कैपिटल लगे उतना ज्यादा बेटर है आपके लिए, और साथ ही साथ आपको इससे आपको बिजनेस की जो स्किल है वो भी आपके इंप्रूव हो जाएगा, जो कि आजकल MBA में भी नहीं लोग सीख पाते हैं। ऑथर का ये मानना है कि हमेशा अपने इनकम को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। अगर आप अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई नहीं करोगे, तो अगर आपकी जॉब लूज हो जाती है तो फिर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस बुक के की पॉइंट्स यही है कि आपको अपना एनुअल एक्सपेंस कैलकुलेट करना है, उसके बाद अपना नेटवर्थ भी कैलकुलेट करना है। तीसरा, आपको ये फाइंड आउट करना है कि कोई आइटम खरीदने से पहले आपको कितना हार्डवर्क करना पड़ेगा, जिससे कि आप वो पैसे कमा सकते हो। चौथा, आपको पैसे बचाने हैं अपने घर के खर्चों में, ट्रांसपोर्टेशन में और अपने खाने पीने में। पांचवा, अपनी सैलरी को ऑप्टिमाइज करना है, जिसे ऑथर ने कुछ रूल से समझाया जो आपने सीख लिया है। स्ट्रैटेजी नंबर 6 है कि आपको एक साइड बिजनेस खोलना है, जिससे कि आपको साइड इनकम मिले, और कोशिश करिए कि वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस हो। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। ये वीडियो में अगर चाहते
चाहता तो मैं आपको 8 से 10 मिनट में भी समझा सकता था, लेकिन मेरा गोल ये है कि आप सभी को फाइनेंशियली फ्रीडम की ओर बढ़ने के लिए मैं आपको मोटिवेट करूं। इसी कारण ना मैं कभी क्वालिटी और लेंथ पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। तो अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो, यानी आप में वो काबिलियत है कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर जा सकते हो। अगर आप मेरे काम से खुश हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर इस वीडियो में आपने कुछ भी नया सीखा है तो प्लीज इसे लाइक करिए और कॉमेंट में मुझे अपने ओपिनियंस जरूर शेयर करिए।